मंदिर तो बहुत था, मंदिर के नाम पर सबका कल्याण नहीं हुआ। सबकी झोपड़ी के भाग नहीं जगे थे। जगर गरीब कमजोर किसान मजदूर के झोपड़ी के भाग अगर किसी ने जगाए तो वो शिक्षा ने जगाए, संविधान और मंडल कमीशन ने जगाए। और वाला झंडा लेके कह रहे हैं झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। अरे भाई, तुम्हारे झोपड़ी के भाग तब खुलेंगे जब उसमें कलम और किताब जाएगी, तुम्हारा रोजगार मिलेगा, तुम्हें नौकरी मिलेगी। और तुम्हें जिसका पेपर लीक है वह सरकार वीक है, तब जाकर से आप डॉक्टर अंबेडकर से ज्यादा इस बीमारी का इलाज ना आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं। तो बाबा साहब अंबेडकर के विचार को उनके कोटेशन के साथ लिखिए। अगर किसी को मुकदमा करना होगा तो वो जाए फूले पर करे, पेरियार पर करे, अंबेडकर पर करे, आप पर क्यों कोई मुकदमा करे? इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं सहमत? उनसे ज्यादा बड़े विद्वान हमें क्या? उनसे ज्यादा बड़ी लड़ाई हम लड़ रहे हैं क्या? उनसे ज्यादा कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहे हैं क्या? अरे हम सब तो वो लोग हैं जो इस कार्यक्रम से भी लाभ लेने की कोशिश करेंगे। हमारी भी वीडियो इतने लोग बना रहे हैं, बड़ा लोग देखेंगे, तारीफ करेंगे, हमको भी अच्छा लगेगा। लेकिन इससे कोई बड़ी लड़ाई तुरंत पूरी हो जाएगी क्या इस कार्यक्रम के बाद? ऐसे कार्यक्रम रमेश जी हैं, इन लोगों ने तमाम लोगों ने ये कार्यक्रम किया। ऐसे कार्यक्रम रोज अभी करते रहने की जरूरत है, क्योंकि उनके विचारधारा के लोग गांव-गांव पहुंच रहे हैं। तो मेरी इस एक राय से आप सहमत हैं कि नहीं? गांव में आपको बचाने कोई नहीं आएगा। आपके ऊपर मुकदमा हो जाए, कितने वकील आपके समाज के हैं जो इतनी क्षमता रखते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक आपका मुकदमा लड़ेंगे? प्रोफेसर विक्रम बैठे हुए, पूछिए इनको कितने लोग साथ देने आए। लेकिन अगर वैचारिक लड़ाई सीधी होगी तो पूरा समाज आपके साथ खड़ा होगा, जैसे प्रोफेसर विक्रम के साथ खड़ा हुआ और जैसे हमारे जैसे लोगों के साथ खड़ा हुआ। उन्होंने नौकरी से निकाल कर सोचा कि प्रोफेसरी छीन लेंगे तो ये चुप हो जाएंगे, डर जाएंगे और अपना चुपचाप अगली नौकरी के जुगाड़ में लग जाएंगे। तब हमने तय किया कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। इसलिए हमने इस वैचारिक लड़ाई को लड़ने का अपने आगे कारवां बढ़ा दिया। उन्होंने सोचा कि सेटिंग और जुगाड़ बना करके अपने काम में लग जाएगा। हमने किताब लिखकर कह दिया कि ये सारे लुटेरे विश्वविद्यालयों को बर्बाद कर रहे हैं। अब गांव-गांव किताब चली गई। अब तक जो थोड़े से लोग जानते थे, अब 20 दिन में 26,000 कॉपी इसकी बिक गई। अब इससे बड़ा समाज का साथ देगा? भारत के अब तक के लंबे समय के इतिहास में इतने कम समय में इतनी किताब कोई नहीं बिकी। लेकिन अगर मेरे नाम का पूरा नाम जहां पीछे जाति लगी है वहां अगर कुछ और लगा होता तो अब तक तो इस पर जाने कितनी चर्चा हो जाती कि कमाल हो गया, धमाल हो गया, इतनी बड़ी किताब ये चर्चा हो गई कि प्रोफेसर की डायरी 25,000 लोगों ने खरीद लिया। लेकिन कोई चर्चा नहीं कर रहा। वो टीवी चैनल वाले, वो अखबार वाले, वो बड़ा बचते हैं कि बड़ी खतरनाक बात इसमें लिखी है। हमने कहा हम तुम्हारे चैनल और तमाम इन चीजों के मोहताज नहीं है। जिनके लिए ये किताब लिखी है उनके हाथों में चली गई। इससे बड़ी इस बात की चर्चा क्या होगी कि किताब कामयाब हो गई। तो हमने जो जोखिम उठाया उस जोखिम की सजा हमें मिली। एक बात बताइए, जिस वैचारिक लड़ाई की बात कर रहे हैं उन लोगों को क्या इसकी सजा नहीं मिली? ये प्रतापपुर का इलाका है। हमने तो यहाँ की ये कहानी सुनी है। हमारे मित्र हैं इलाहाबाद और दिल्ली में हमारे साथी रहे ये नवीन जी इस समय लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष हैं। और पूरा इन्होंने जब से इनको पता चला, हमने कहा भाई हम एक वैचारिक कार्यक्रम में जा रहे हैं। इन्होंने कहा भैया आप वहां जाओ, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि जिस समाजवाद और अंबेडकरवाद की और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है, हमारा फर्ज बनता है कि हम आपका स्वागत करेंगे। और रास्ते भर इनकी टीम के लोगों ने इतना जोरदार स्वागत किया, इसके लिए हम इनका धन्यवाद कहते हैं। ये सम्मान उस लड़ाई और उस निडरता का ही तो है। प्रोफेसर तो बहुत लोग हैं मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय में, 10,000 प्रोफेसर, वाइस चांसलर, तमाम लोग। अगर प्रोफेसर के नाते आप हमें यहाँ बुलाते तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति को बुलाते, उसका पद तो प्रोफेसर से बड़ा होता है। लेकिन आप बुला रहे हैं तो प्रोफेसर विक्रम जी को बुला रहे हैं, जयपाल साहब को बुला रहे हैं। आप प्रोफेसर के रूप में बुला रहे हैं तो बीएचयू जैसे विश्वविद्यालय के बड़े प्रोफेसर
हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष, कई किताबों के लेखक, इतने सम्मानित और समानांतर विचारधारा की बात करने वाले प्रोफेसर चौधरीराम यादव को बुलाया आपने, तो और हमको बुलाया जो नौकरी से निकाल दिया। तो हमारा केवल एक पैगाम है, साथियों, आप सब बहुत दूर से आए हैं और जिन आयोजकों ने ये कार्यक्रम किया, एक एक रुपया चंदा जोड़ा होगा, और चंदा नहीं दिए होंगे तो जाते हुए दे के जाइएगा, वरना कल आपके घर पे कोई कहेगा कि बगल में एक हवन कराने जा रहे हैं, चंदा दे दीजिए, तुरंत आप उधार मांग कर देते हैं। इससे वैचारिक बड़ा हवन कौन सा होगा? इसलिए न दिए हो तो मदद करके जाइए। आयोजक एक कार्यक्रम करता है, 2 कार्यक्रम करता है, लेकिन वैचारिक कार्यक्रम बिना साथ के नहीं होता। आप भाषण से कोई क्रांति अकेले नहीं होने वाले, ये कार्यक्रम रोज होना है और धीरे धीरे होना है। तब जाकर के हमने पुराने समय का इतिहास पढ़ा, और जितने बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आप लोगों से बेहतर कौन जानता होगा साहब, हमें पता चला कि इलाहाबाद के इस इलाके में 70% यादवों की आबादी है ना। अब यादवों में प्रोफेसर विक्रम कह रहे थे कि बहुत सारे यादव संघी हो गए। मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस देश की कौन सी जाति बची है जो आज संघी नहीं हुई है? कोई बस 19-20 का फर्क होगा, लेकिन जितने उधर गए हैं, मैं दावे से कह रहा हूं उससे ज्यादा इधर खड़े हैं। इसलिए हमें इनको जागरूक करने की जरूरत है। लेकिन होता क्या है पता है? वैचारिक रूप से जो संविधान के साथ है, बिरसा फुले अंबेडकर के पेरियार के साथ है, वो चुप रहता है और अकेले रहता है। 10 से 20% ज्यादा आबादी उन लोगों की नहीं है जो पूरे देश को कर्मकांड और अंधविश्वास में धोख रहे हैं, लेकिन वो हल्ला मचाते हैं, उनकी ताकत दिखती है। वो आपके घर पर आएंगे और झंडा बांध के चले जाएंगे, आप इतना डरेंगे कि वो झंडवा न खोल दें। अब तो चुनाव आयोग को निर्देश आ गया, कोई जबरदस्ती झंडा उतरवाए तो उसके ऊपर भी मुकदमा कर दो। ये हाल हो गई। तो इस इलाके में जो लड़ाई आपने लड़ी, ये आपका इलाका था। हमें तो पता चला कि कोई यहाँ पर दूध बेचने बल्टा लेकर उसको भी परेशान किया जाता था। और हम तो इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पढ़ने वाले हैं। हमारे प्रोफेसर ने एक बार बोला, और जब तक नहीं इस तरह की चीज हमें भी समझ में आती थी तो नहीं बोलते थे। हमारे प्रोफेसर ने उस दिन बोला जिस दिन हमने विश्वविद्यालय टॉप किया, वो हमारे प्रोफेसर ने कहा कि अहीरों के बच्चे गाय भैंस चराना छोड़ करके अगर यूनिवर्सिटी टॉप करेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। इसको कहते हैं आरक्षण, जो हजारों साल से शिक्षा पर उनके हाथ में था। पहली बार जब इस देश में संविधान लागू हुआ, इस देश में मंडल कमीशन लागू हुआ, तब अहीरों के कोयरी, कुर्मी, भर, पासी, निषाद, जो हजारों साल से कि कोई किसानी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई हाथ से श्रम कर रहा है, उन्होंने 1 रुपया बचाया तो अपने बेटा बेटी को शिक्षा देने स्कूल भेजा। और तब जाकर के जब उनका बेटा बेटी शिक्षित हुआ, तब जाकर के देश के संविधान और मंडल कमीशन का असर देखने को मिला कि देश में सब बराबरी की धीरे धीरे लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन एक बात बताइए कि जैसे ही ये बराबरी की लड़ाई शुरू होनी थी, अब उसको खत्म कर दिया। इसलिए मैंने ये किताब लिखी और आपको भी कह के जा रहा हूं, इसलिए मत खरीद कर पढ़िएगा कि ये मेरी किताब है। अगर आपको मेरे नाम से खरीदना है तो मत खरीदिएगा। लेकिन अगर आपको ये चिंता हो कि आपके देश के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बर्बाद किए जा रहे हैं और फिर से संविधान वाले विश्वविद्यालय अब नहीं बचेंगे, मनुस्मृति वाला विश्वविद्यालय बचेगा, इस खेल को और इस साजिश को समझना हो और कलम और किताब को बचाना हो, मैं आपसे गुजारिश करके जा रहा हूं, इस किताब को घर घर बांटिएगा, ताकि आपके बच्चों को पता चले कि जहां आपके बच्चे कल पढ़ने जाएंगे वहां क्या हो रहा है। इसलिए मैं आपसे ये कहने आया। एक बात बताइए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय बर्बाद होगा तो आपका नुकसान है कि किसी और का नुकसान है? क्योंकि आप जगह जमीन बेचते, 1 रुपया बचाते, तब जाकर के आप अपने बेटा बेटी को स्कूल पढ़ाते, तब जाकर के न मुक्ति मिली। मंदिर तो बहुत था, मंदिर के नाम पर सबका कल्याण नहीं हुआ, सबकी झोपड़ी के भाग नहीं जगे थे। जगर गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर के झोपड़ी के भाग अगर किसी ने जगाए तो वो शिक्षा ने जगाए, संविधान और मंडल कमीशन ने जगाए हैं, और किसी ने झोपड़ी के भाग नहीं जगाए। इसलिए आपसे कहने आया हूं,
लोग आपको भटका रहे हैं ताकि आप अपनी विचारधारा की बात न कर सकें। और आज तो आपने विचारधारा की बात करने के लिए कहा सतगुरु रविदास, प्रोफेसर चौथी राम साहब जिस बात को कह रहे थे उन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। किसका नाम है रविदास जी? उनका नाम है जिन्होंने इस देश में समता, संपन्नता, सामाजिक न्याय और समाजवाद का एक देश बनाने की कोशिश की। क्या उनका नारा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संबसे, रविदास रहे प्रसन्न। हमारे पुरखे से बड़ा समाजवादी नेता कोई है क्या? यहां बहुत सारे समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हुए। समाजवाद का यही तकाजा 100 से कम न 1000 से ज्यादा। समाजवादी आंदोलन का नारा क्या था? 2 बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। बताइए समाजवाद की लड़ाई इज्जत की लड़ाई थी कि नहीं? चारपाई पर नहीं बैठना है, नीचे बैठोगे। यहाँ मेज पर लगा के नहीं खाना है, उधर बैठ के खाओगे। मंदिर में नहीं घुसना है, भगवान अपवित्र हो जाएगा। हमसे बेहतर तो आप जानते हो। अच्छा, अपने गांव के लोगों, मेरे बड़े बूढ़े बुजुर्ग बताएं, आज से 20 साल, 40 साल, 50 साल पहले आपके गांव में इतना मंदिर था क्या? गांव में पूजा किसकी होती थी? फसल की पूजा होती थी, खेती किसानी की पूजा होती थी, या कुल देवी देवता होते थे और उनकी पूजा कर लिया करते थे। मौसम बदलता था तो मौसम की पूजा कर लेते थे और कोई पुजारी की जरूरत नहीं है। वहां एक थान है तो जो धार्मिक व्यक्ति भी था वो अपना कड़ाही लेकर के जाता था और पूड़ी और हलवा वहां पर चढ़ा देता था और बाकी हलवा और पूड़ी ले आकर के अपने घर में बांट देता था, उसकी पूजा हो जाती थी। अचानक बीच में एगो आदमी आया और कहा कि आप डायरेक्ट जो पूड़ी और हलवा चढ़ा देते हैं वो ठीक नहीं है, हमारे मंत्र पढ़ने के बाद वो चढ़ाई जाएगी, तब आपकी पूजा पूरी होगी। बताइए जितने बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, सही है कि नहीं? गलत कह रहा हूं, सही कर रहा हूं? जरा आप लोग बताइए। इतना होता था क्या? मीडिएटर कोई बीच में होता था क्या? मौसम बदलता था तो उसके आप धर्म को मानने वाले लोग थे। होली क्यों मनाई जाती थी? बताइए, आप बताइए, होली क्यों मनाई जाती? फसल के कटने और उस फसल का होरा जलाने से उसका रिश्ता है कि नहीं? आज के नौजवानों को पता ही नहीं। वो वाला झंडा लेके कह रहे हैं झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। अरे भाई, तुम्हारे झोपड़ी के भाग तब खुलेंगे जब उसमें कलम और किताब जाएगी, तुम्हारा रोजगार मिलेगा, तुम्हें नौकरी मिलेगी। और तुम एक तरफ अपने झोपड़ी के भाग छुड़ाने के लिए झंडा ले घूम रहे थे और उधर से जिसकी सरकार, उसने पेपर लीक कर दिया। अब दो एग्जाम, बताओ नौजवानों, पेपर लीक हुआ कि नहीं? कितना पेपर लीक हुआ आप बताओ? कितना? अभी उत्तर प्रदेश सरकार में कितना पेपर लीक हुआ? तब जाकर के नौजवानों ने आंदोलन किया। जिसका पेपर लीक है वह सरकार वीक है, तब जाकर के इनका आंदोलन करना पड़ा। अच्छा, एक बात बताइए, अगर झोपड़ी के भाग वैसे ही खुल जाते थे तो पहले ही पता, या कोई बाबा पर्चा बना के चला गया होता, दिनांक इतने तारीख को आरओ और एआरओ का जो इम्तिहान होना है उसका पेपर प्रतापपुर के फला गांव से लीक होने वाला है, जाओ पर्चा बना के दे दिया, बचा लो। भाई, इतने अगर बाबा इस देश में हैं तो एक आध पेपर लीक को पहले से ही बता दिए होते। बस में धक्का खा करके, रेलवे स्टेशन पर, ट्रेन में जमीन पर लेट करके, सतुआ लेकर के, भेली लेकर के, सैकड़ों किलोमीटर दूर सेंटर पड़ा था। ये नौजवान एग्जाम देने गए थे कि नहीं गए? एग्जाम दे करके, पढ़ाई कर करके वापस लौट रहे हैं तो पता चला, आधे रास्ते पता चल रहा है, जिसका तुम नंबर जोड़ रहे थे कि इतना नंबर मिल जाएगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तब ब्याह हो जाएगा, 2 बार देखारू घर आ गए हैं, अब हमारा भी भाग खुल जाएगा। रास्ते में व्हाट्सएप पर मैसेज आया, जो पेपर दे के आए वो पेपर लीक हो गया, अब चलो वापस आंदोलन करने चले जाओ। ये नौजवानों को इसी काम के लिए लगाया कि नहीं लगाया? और इन्हीं नौजवानों से पूछ रहा हूं, कितने लोग पेपर में फॉर्म भरे थे पता आपको? 60 लाख नौजवानों ने, 60 लाख नौजवान। और कितना वैकेंसी थी? 60,000 नौजवान, कितने? 60 लाख। और वैकेंसी कितनी? 60,000। और उसका एग्जाम कौन करा रहा है?
वो आदमी जो खुद को कहता है कि हम तो योगी हैं। मैं और कुछ नहीं कहूंगा, देखिए उन पर बात टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। हमारे महात्मा कबीर ने लिखा है, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। अगली बार बुलाइएगा प्रोफेसर चौथीराम साहब को और 1 घंटे पूरा समय दीजिए। जब कोई वक्ता यहाँ खड़ा होता है तो उसका सम्मान होना चाहिए, इसलिए मैं आयोजक से कहता हूँ कि उतने ही वक्ता बुलाइए जितने को आप धैर्य से सुन सकते हैं। और फिर से मैं गुजारिश करूंगा, आप आग्रह करके पूरा एक कार्यक्रम रखिएगा और उसमें केवल संत आंदोलन के बारे में सुनिएगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि आइडिया ऑफ इंडिया को किसने बनाया, किसने लड़ाई लड़ी। और सारी विचारधारा हमारे नौजवानों के पास है या नहीं है। वो माला लेकर के नारा लगा रहे हैं। लेकिन नौजवानों, मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं। 60,000 आपकी वैकेंसी थी, 60 लाख लोग पेपर भरे, बताओ कितना चांस है आपको नौकरी मिलने का। पेपर नहीं आउट हुआ होता तो दूसरा रास्ता नौकरी पाने का क्या है। कितने लाख रुपया रेट है आप सब जानते होंगे ना। पैसा रेट है कि फिक्स है कि नहीं। प्री पास करना है तो इतने लाख, मेंस पास करना है तो इतने लाख, इंटरव्यू में नंबर चाहिए तो इतने लाख, और फाइनल सिलेक्शन लेना है तो इतने लाख, पर अब उसके बाद ज्वाइनिंग करने जाना है तो इतने लाख। और जिसके पास इतने लाख रुपया नहीं है वो क्या करेगा। वो अगर इलाहाबाद में तैयारी कर रहा है, गांव के पूर्वांचल के, जब बताओ पुराने बूढ़े बुजुर्ग माताएं